पतन के बाद, गुप्त साम्राज्य के समापन के बाद जो स्मॉलर किंगडम का दौर शुरू होता है 500 एडी से 800 एडी के बीच, इसमें जो अटेम्प्ट होता है एक लार्ज किंगडम का नॉर्थ इंडिया में, वह अटेम्प्ट पूरा नहीं होता है. There was an attempt to have a large kingdom Northern India, but it has not been last very long. Northern India धीरे धीरे छोटे राज्यों में बदलने लगा और हर्ष का जो वर्धन वंश था वह पहला एक राज दिखाने को मिलता है जो हमको एक अपेक्षाकृत छोटे राज्यों के रूप में दिखाई देता है. अब जो गुप्त साम्राज्य का समापन था वह हाउ गुप्ता एम्पायर हैज वीकेंड. वी हैव स्पोकन यस्टरडे द हून. जो हुन्स का अटैक हुआ, तो हुन्स के आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर दिया और करीब एक वर्ष तक, अबाउट 100 years आफ्टर द डाउनफॉल, तो गुप्त साम्राज्य के को कमजोर करने में जो हूनों का आक्रमण था उसके 100 साल बाद हर्ष का एक साम्राज्य आता है, वर्धन वंश का साम्राज्य आता है. यह एक 7th एडी में यह साम्राज्य हमको देखने को प्राप्त होता है. यह साम्राज्य कहां पे था? यह दिल्ली के नॉर्थ में एक स्मॉल टाउन था थनेसर. दिल्ली के नॉर्थ में एक स्मॉल टाउन था थनेसर. थनेसर में यह साम्राज्य अस्तित्व को प्राप्त करता है. और यह कहां था? यह क्लोज टू कुरुक्षेत्र था. जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उनको लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि मैप बनाना पड़ता है. यह कुरुक्षेत्र के पास में एक यह साम्राज्य वहां पर बनाया गया. अब यह बहुत इंपॉर्टेंट टाउन उस समय नहीं हुआ करता था. इसके जो कैपिटल थी, यह जो थनेसर था, यह हर्ष का बर्थ प्लेस था. एक सवाल फिल्म का क्या हो गया? What was the birthplace of the Harsh? The birthplace of the Harsh was the Thanesar. Thanesar was the birthplace of the हर्षवर्धन. हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके कन्नौज कर दिया. उसने अपनी राजधानी को शिफ्ट करके कन्नौज कर दिया. एक सवाल प्री का, वाई कन्नौज कैपिटल बाय द हर्ष? हर्ष ने कन्नौज थनेसर से कन्नौज कैपिटल क्यों की? आंसर क्या होगा? इट वॉज मोर इन सेंट्रल प्लेस. वन क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाई द हर्ष हैज shifted his capital from Thanesar to the Kannauj. What is the answer? Answer is it is more in the central place. यह central place में था इसलिए किया गया. दूसरा, हर्ष के साम्राज्य विस्तार को किसने रोका? पुलकेशन द्वितीय एक शासक था. वो किस वंश का था? वह चालुक्य वंश का था. चालुक्य वंश के पुलकेशन द्वितीय. चालुक्य वंश के पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष की जो इच्छा थी साम्राज्य को बढ़ाने की, उसने साम्राज्य बढ़ाने की जो हर्ष की इच्छा थी. अब चालुक्य वंश की राजधानी कहां पे थी? वातापी. इस सब फिल्म्स में आए हुए सवाल है. ये कभी न कभी सवाल किसी न एग्जाम में आए हुए हैं. चालुक्य वंश या पुलकेशन द्वितीय की राजधानी कहां थी? उसकी राजधानी थी वातापी, जिसको बादामी भी कहते हैं. ये क्या था? यह था नॉर्दर्न कर्नाटका. व्हाट इज इट? इज नॉर्दर्न कर्नाटका. अब देखिए मैप से आप चलिए. हर्ष कहां का था? उत्तर भारत का. पहले उसकी राजधानी क्या थी? थनेसर थी. उसने उसको कहां शिफ्ट किया? उसने उसको शिफ्ट किया कन्नौज. कन्नौज उसको शिफ्ट किया. वह मोर सेंट्रल प्लेस में था. वह जो साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, उस साम्राज्य विस्तार को किसने रोका? पुलकेशन द्वितीय ने रोका. पुलकेशन द्वितीय किस वंश का शासक था? चालुक्य वंश का शासक था.
उसकी राजधानी कहां थी? वातापी या बादामी में थी। यह कहां पड़ता है? यह उत्तर कर्नाटक में पड़ता है। Got it? This is the first very important aspect of the age of the small kingdom. हर्ष का कोर्ट पोएट कौन था? बाण। बाण कौन थे? Who was the बाण? बाण was the हर्ष कोर्ट पोएट। तो हर्ष का जो कोर्ट पोएट था, जो हर्ष का राज दरबारी कवि था, वह बाण था। उसने क्या किया है? उसने हर्ष की बायोग्राफी लिखी है। वेन सांग हर्ष के टाइम में उसकी राजधानी में, राज्य में आया हुआ था, और उसने हर्ष के राज्य के बारे में एक डिस्क्रिप्शन पूरी तरह से लिखा हुआ है। कितने फैक्ट हो गए? हाउ मेनी फैक्ट्स यू गॉट? सी द स्टोरी फॉर्म। हर्ष का जन्म थनेसर में हुआ था। यह छोटे साम्राज्यों का युग था। हर्ष ने अपनी राजधानी को कन्नौज में स्थानांतरित किया, क्योंकि कन्नौज एक ज्यादा सेंट्रल में प्लेस पड़ता था। इट वॉज ए मोर सेंट्रल प्लेस। कोई प्रॉब्लम है किसी को? हर्ष के साम्राज्य विस्तार की इच्छा को पुलकेशन द्वितीय ने रोका। हर्ष पुलकेशन द्वितीय के हाथों पराजित हुआ। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। इसकी राजधानी बादामी या वातापी थी, जो उत्तर कर्नाटक में पड़ती थी। हर्ष का दरबारी कवि, राज दरबारी कवि बाण हुआ करता था। उसने हर्ष की जीवनी लिखी है, और वेन सॉन्ग हर्ष के राज्यकाल में उसके प्रदेश में आया था, और उसने हर्ष के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं। क्लियर? क्लियर? नॉट क्लियर? अब हर्ष चाहता क्या था? हर्ष ने एक लॉन्ग कैंपेन किया और बहुत से क्षेत्रों को कैंपों पे विजय करते हुए, जिसमें नॉर्दर्न इंडिया का पंजाब था, ईस्टर्न राजस्थान था, गंगा वैली। अब एक सवाल और क्या है? हर्ष का राज्य कहां कहां था? हर्ष का राज्य कहां कहां था? पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान, गंगा वैली। पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान एंड गंगा वैली। पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान और गंगा वैली में हर्ष का राजस्थान। अब हर्ष पराजित कहां हो रहा है? जब हर्ष अपने कैंपेन को दक्कन की तरफ ले जाता है। अब देखिए एक सवाल और देखिए, नॉर्थ और दक्कन के बीच देखिए। अब इसको आप प्रीलिम्स के सवाल में कन्वर्ट करिए। नाउ स्टार्ट चेंजिंग द क्वेश्चन ऑफ द प्रीलिम्स, कि हर्ष का जो साम्राज्य था उत्तर भारत में, वह पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान और गंगा वैली में था। जब वो अपने राज्य को दक्कन की तरफ बढ़ाने लग गया, तब उसको पुलकेशन द्वितीय ने उसको पराजित कर दिया। तो हर्ष की जो एक महत्वाकांक्षा थी कि वह अपने राज्य को विस्तारित साउथ की तरफ करे, वह नहीं कर। अगला, हर्ष का साम्राज्य कितना बड़ा था? एज गुप्तास। अब देखिए एक सवाल और फिर, मौर्य, गुप्त और हर्ष, इन तीनों का साम्राज्य विस्तार कितना बड़ा था? मौर्य का सबसे बड़ा था। हर्ष का किंगडम उतना ही बड़ा था जितना गुप्तास का था। जिन किंग को इसने को कॉन्क्योर किया, उसने इनको रेवेन्यू पे किया और अपने सोल्जर्स दिया करते जब वॉर किया करते थे। इसका मतलब क्या हुआ? दे एक्सेप्टेड हिज पावर और देम, बट द रिमेन्ड रूलर्स ओवर देयर ओन किंगडम। जिन लोगों को उन्होंने जीता, उन लोगों को किंगडम वापस दे दी गई। वो वहां पर इनको रेवेन्यू दिया करते थे, ट्रिब्यूट दिया करते थे, लेकिन वह अपने साम्राज्य पर काबिज हुआ करते थे। तो नाउ यू कैन वन गो क्वेश्चन, द एम्पायर मौर्य, गुप्ता एंड हर्ष। मौर्य का सबसे बड़ा, गुप्ता और हर्ष का ऑलमोस्ट इक्वल एम्पायर हुआ करता था। अब जो हर्ष था, अब हर्ष एंड बुद्धिज्म, हर्ष किंगडम वाज गुप्ता, यह इंटरेस्टेड था बुद्धिज्म में। यह मिला वेन सॉन्ग से, और वेन सॉन्ग से लॉन्ग कन्वर्सेशन। देखिए एक हो गया फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2 एंड फैक्ट नंबर 3। इट इज द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द हर्षा। और आप क्वेश्चन बनाइए। अब सवाल क्या बनाइए?
हर्ष के बारे में क्या क्या तथ्य सही है? फर्स्ट, उसका बुद्धिज्म में इंटरेस्ट था। सेकंड, उसने ह्वेन सांग से मुलाकात की। तीसरा, उसने ह्वेन सांग से लॉन्ग कन्वर्सेशन किया। डी, उसने ह्वेन सांग से कोई कन्वर्सेशन नहीं किया। He has not done any conversation with ह्वेन सांग। अब इससे आप देखिए सवाल कैसे बन रहा है। ओनली ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी। अब आपको कंफ्यूज कहां कर रहे हैं? आपको और कंफ्यूज करना है, इसको और चेंज कर देते हैं। बी सी डी, ए डी हो गया टफ। अगर ये ए है, ए बी सी एंड डी। गॉट द क्वेश्चन? गॉट द क्वेश्चन, नॉट गॉट द क्वेश्चन। हर्ष के बारे में 4 तथ्य हो गए। हर्ष का बुद्धिज्म में इंटरेस्ट था, हर्ष की ह्वेन सांग से मुलाकात हुई, हर्ष का ह्वेन सांग से लॉन्ग कन्वर्सेशन हुआ, और डी आप लिख दो, हर्ष का ह्वेन सांग से कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ। अब आप इस डी पार्ट को 3 में डाल दो। सही सिर्फ ये है, लेकिन चूंकि डी 3 में डाल दिया गया है तो आपके साथ क्या आएगा कि यू हैव ए कंफ्यूजन कि शायद डी सही हो जाए। क्लियर और नॉट क्लियर? तो जो हर्ष के साथ महत्वपूर्ण बात क्या थी कि हर्ष का बुद्धिज्म में इंटरेस्ट था, और शायद यही कारण था कि हर्ष ने अपने समय में बुद्ध धर्म के अंदर जो रुचि दिखाई, उसके साथ साथ ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अदर रिलीजन टू। तो अपना जो हर्ष का पूरा सोच था वह अपने पैटर्नर्स को अदर रिलीजन के साथ, अब इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, बुद्धिस्ट बट पैट्रोनेज टू अदर रिलीजन टू। चलिए सवाल को और बनाइए कि हर्ष का बुद्धिज्म में इंटरेस्ट था, लेकिन उसने अन्य धर्मों को भी समर्थन दिया, या अन्य धर्मों को भी उसने संरक्षण प्रदान किया। अब ह्वेन सांग लिखता क्या है? अब नाउ कम ऑन द ह्वेन सांग। जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक का है ह्वेन सांग। ह्वेन सांग का अकाउंट क्या क्या है? ह्वेन सांग क्या क्या बोलता है? ह्वेन सांग जब हर्ष के टाइम में आता है तो जो हमारे पास सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, अगर हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री को देखें तो इस सोर्स ऑफ हिस्ट्री में जो ह्वेन सांग का अकाउंट है, इस सोर्स ऑफ हिस्ट्री में जो ह्वेन सांग का अकाउंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट हमको चीज। तो आप देखते हैं पहले सोशल कंडीशन। जो सबसे पहले देखते हैं सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन, सोशल कंडीशन। ह्वेन सांग के अकाउंट को हम देखते हैं तो सोशल कंडीशन है, जो हमारे हिस्ट्री का सोर्स है, जो उसने अकाउंट लिखा, जो इस बुद्धिस्ट ट्रेवलर ने, उसने हमको काफी जानकारी दी। तो ह्वेन सांग ने चाइना को जब छोड़ा तो वो 26 साल का था, और उसने ट्रेवल किया सेंट्रल एशिया टू इंडिया। वह सेंट्रल एशिया से इंडिया आया और उसने उसी रास्ते का इस्तेमाल किया। ही हैज यूज्ड द सेम रूट यूज्ड बाय द फाहियान। एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई टोल्ड यू, इफ यू सी द मैप, कि फाहियान का और ह्वेन सांग का रूट क्या था। उसने स्वयं रूट को उसने चूज किया। वह इस कई ऐसी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में अपने रास्ते में आते समय वह कई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में रुका। He stops in many Buddhist monasteries when he was traveling from Central Asia to India. और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते, ह्वेन सांग और फाहियान के रास्ते के बारे में, ए सेम रूट, बी रास्ते में कई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में रुका,
सी, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस गया। अब देखिए, यहां से आप वापस जाइए, जो हमारा लेक्चर था गुप्ता वाला, जिसमें हमने फाहयान के बारे में हमने आपको बताया हुआ था। उसमें फाहयान का जो हमने पूरा जिक्र किया था कि फाहयान किस रास्ते से इंडिया आया। अगर आप वो खोल के देखेंगे तो आप मिल जाएगा कि फाहयान के आने का रास्ता क्या था। नाउ यू नोट डाउन फॉर माय लेक्चर ओनली, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं। द रूट ऑफ द फाहयान, रूट ऑफ द फाहयान एंड वेंसोंग, इट इज इन लेक्चर ओनली, कि जिस रास्ते से फाहयान आया था उसी रास्ते से वेनसोंग भी आता है। तो अगर आप फाहयान के और वेनसोंग के रास्ते को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस रास्ते से कौन आया था। आप इसको लिख लीजिएगा, मैं यहां पर जानबूझ के लिख नहीं रहा हूं आपको। जो फाहयान, जब वेनसोंग भारत आता है तो वेनसोंग ने भारत आने के बाद उसने नोटिस किया कि नाउ कम ऑन द मीन्स, फिर बोल फाय सॉरी वेन सॉन्ग अकाउंट। पहला वेन सॉन्ग, पहली महत्वपूर्ण बात क्या क्या कहता है, जब वेन सॉन्ग भारत आता है तो पहली महत्वपूर्ण बात वो क्या कहता है, वो उसका एक नोटिस क्या, बुद्धिज्म नॉट पॉपुलर, बुद्धिज्म नॉट पॉपुलर। जो भारत में बुद्धिज्म है वह उतना पॉपुलर नहीं रह गया इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो पहली बात क्या बोला कि जो बुद्धिज्म है वह पूरे पार्ट में पॉपुलर नहीं रह गया, लेकिन ईस्टर्न इंडिया में, बट इन ईस्टर्न इंडिया पॉपुलर, ईस्टर्न इंडिया में यह पॉपुलर है लेकिन पूरे भाग में यह पॉपुलर नहीं रह गया। नालंदा में इसने अपना समय बिताया, ही स्पेंड सम टाइम इन द नालंदा मिनिस्ट्री, जो नालंदा एक बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था। उसने नोट कास्ट सिस्टम, ही हैज नोटिस द कास्ट सिस्टम, इसने कास्ट सिस्टम को नोटिस किया कि उस समय देश में जो जाति प्रथा थी वो जाति प्रथा विद्यमान थी, और अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम को नोटिस किया और अनटचेबिलिटी को भी किया, कि अनटचेबिलिटी भी थी और कास्ट सिस्टम भी था। दो का दोनों उस समय देश में पूरी तरह से व्याप्त था, और जो अनटचेबल्स थे उनको बैड ट्रीटमेंट दिया करता था। वेजिटेरियन इशू पे वो इसने क्या क्या अकाउंट दिया, इसने कहा एवरीबॉडी वाज वेजिटेरियन, उसने बोला कि हर आदमी वेजिटेरियन था। नॉट एवरीबॉडी वाज वेजिटेरियन, हर आदमी वेजिटेरियन नहीं था, लेकिन पीपुल वेर इनकरेज टू गिव ईटिंग मीट। हर वेजिटेरियन, हर आदमी वेजिटेरियन नहीं था, बट इनकरेज किया जाता था टू नॉट टू ईट meat. Everyone is not vegetarian, but people were encouraged not to eat. But people were encouraged not to eat meat. उसने ये देखा जो टाउन्स थे वह देयर वाज द डिफरेंस द हाउस ऑफ रिच एंड पुअर, जो टाउन्स थे इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी, जो उस समय के टाउन्स थे उसमें अमीर और गरीब आदमियों के बीच में एक भेद हुआ करता था, दोनों अलग अलग हुआ करते थे। तो रिच के हाउस ब्यूटीफुल थे, डेकोरेटेड थे, और गरीबों के जो हाउस थे उस तरह नहीं हुआ करते थे, सिंपल हुआ करते थे। ड्रेस, उसने अगली बात क्या बोली, जो ड्रेस थे लोगों के वो वेरी करते थे, रीजन के हिसाब से ड्रेस लोगों के आपस में वेरी किया करते थे फ्रॉम रीजन टू रीजन। इंडिया हॉट टेम्पर्ड था, और उन्हें उसे डिस्क्राइब किया, इंडियंस थे, उसने क्या बोला, जो इंडियंस थे हॉट टेम्पर्ड थे और एंग्री हो जाते थे।
गुस्सैल थे, दे वर हॉट टेम्पर्ड एंड एग्री। लेकिन वो क्या थे? वह लोग ऑनेस्ट थे, ऑनेस्ट। हॉट टेम्पर्ड थे, एंग्री थे, लेकिन लोग ऑनेस्ट हुआ करते थे। लोगों का स्वच्छता में विश्वास था। 10 क्लीनलीनेस, लोगों का स्वच्छता में विश्वास था। जो लोग यहां थे उनका स्वच्छता में भी विश्वास हुआ करता था। कोई डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाता था। 11 नो डेथ सेंटेंस, नो डेथ सेंटेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो दंड था वह कम था और लोगों को इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ था और सिवियर पनिशमेंट नहीं आता था। अब आप हेन सांग से फायान की तुलना कर दीजिए। नाउ यू सी द वर्ड अकाउंट ऑफ द फायान। क्योंकि अगर सवाल हेन सांग को मिक्स कर तो आप आंसर कैसे करोगे, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर कि हाउ यू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, हिस्ट्री किस तरह से मूव करती है। अब अगर फायान के बाद, फायान क्या बोलता है कि जो कुषाण काल था, इंडियन बुद्धिस्ट मिशनरी हैव बीन एक्टिव। कुषाण इरा, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एक्टिव। जो कुषाण इरा था उसमें बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एक्टिव हुआ करती थी। रूट दोनों का था गोबी डिजर्ट और सेंट्रल एशिया था। उसने जो फायान ने बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री की उसने टाइम स्पेंड किया बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में। अब कंपेयर करिए, इसने किसमें किया? इसने किया नालंदा में, इसने कहा किया बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में। दोनों ने टाइम स्पेंड किया। तो हेन सांग ने टाइम स्पेंड किया नालंदा में और फायान ने बहुत से साल इंडिया में वेरियस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में टाइम अपना स्पेंड किया और उसने बहुत से टेक्स्ट पढ़े और कलेक्शन किया। उसने जो अकाउंट लिया है उसने लोगों के जीवन के बारे में बताया, पीपुल्स लाइफ। तो पीपुल्स लाइफ पे फायान ने भी कहा है और पीपुल्स लाइफ पे हेन सांग ने भी कहा हुआ है। इसने गुप्ता पीरियड पे कहा है और उसने किसके बारे में कहा है? उसने कहा है हर्ष के टाइम में। तो नेक्स्ट सवाल क्या हो गया कि फायान ने किसके टाइम के लिए कहा है और हर्ष ने किसके टाइम के लिए कहा हुआ है? जो फायान लिखता है कि बुद्धिस्ट और ब्राह्मण, अब क्या होता है? लिखता है कि बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मण लिव इन पीस। यह बात हेन सांग ने नहीं कही है। बुद्धिस्ट और ब्राह्मण एक शांतिपूर्ण वातावरण रहते थे, यह फायान को साफ साफ कहता है। उसने जो वेल्थ ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में इसने बहुत ग्लोइंग टर्म्स में बोला। यह हेन सांग उस तरह नहीं होता। वेल्थ ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में बहुत ग्लोइंग, बहुत ही अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है कि भारत बहुत ही अमीर था। लॉ अबाइडिंग एंड ऑनेस्ट, देखिए ये दोनों कह रहे हैं, लॉ अबाइडिंग एंड ऑनेस्ट। ऑनेस्टी दोनों बोल रहे हैं। फायान ने बोला कि ऑनेस्ट है और लोग यहां पे लॉ अबाइडिंग है। जो लॉज थे माइल्ड थे, लॉज माइल्ड थे और पनिशमेंट, दंड एंड पनिशमेंट नॉट हार्श। पनिशमेंट कठिन नहीं थी, मतलब बहुत बड़ा दंड नहीं दिया जाता था। विलेज बहुत ज्यादा थे। रेवेन्यू ऑफ स्टेट कैसे आता था? रेवेन्यू ऑफ स्टेट पर फायान बोलता है कि जो स्टेट का रेवेन्यू है वह किस तरह आता है? बोलता है कल्टिवेटेड लैंड से। जो रेवेन्यू ऑफ स्टेट है कल्टिवेटेड लैंड से आता है। और फायान ने भी कहा मोस्ट ऑफ द पीपुल वेर वेजिटेरियन। ज्यादातर लोग वेजिटेरियन हुआ करते थे, लेकिन अदर सोर्सेस इस बारे में बोलते हैं कि लोग मीट भी खाते थे। कास्ट के बारे में फायान क्या बोलता है कि जो सोसाइटी थी वह कास्ट में डिवाइडेड थी। अनटचेबल्स,
यह भी बोलता है। अनटचेबल्स के बारे में फाहियान भी अकाउंट देता है कि वह कंसर्न थे और वह आउटसाइड सिटी रहा करते थे। वह आउटसाइड रहा करते थे, वह सिटी के बाहर रहा करते थे, उनको इम्प्योर अशुद्ध कहा जाता था। यह गुप्ता सोसाइटी के बारे में बेहतर नहीं बोलता है। नाउ दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स मींस बोथ। इफ इट इज नॉट क्लियर एनी पॉइंट आई कैन एक्सप्लेन इट, यू राइट ऑन द चैट, आई विल आंसर इट। अब इसको अगर मेंस का सवाल देखने की कोशिश करिए, अगर आप इसको मेंस का सवाल देखने की कोशिश करिए तो इसको दो तीन तरह से देखा जा सकता है। होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको दो तीन तरह से देखा जा सकता है। एक तो वेनसोंग और फाहियान का नाम लिए बगैर यह कह दिया जाए कि चाइनीज ट्रेवलर्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू चाइनीज ट्रेवलर्स, what was the socio-economic condition in ancient India? This is one question. When this question appearing, you have to write this complete. Question one: what, on the basis of the Chinese travelers, write the socio-economic condition of the ancient India? Question number two: the Gupta Empire and the Harshvardhan era have the certain similarities as far as the socio-economic conditions are concerned. Next question: the Fahian and Huensong. Now the examiner is opening the card. Ki Fahian and Huensong has given certain accounts about the Gupta and Harsha time. Please elaborate the accounts given by these two travelers and elucidate the similarity between the Gupta and Harsha time. It's clear? Not clear? किसी को दिक्कत है? नहीं है तो आगे चलें या आगे नहीं चले? भी जल्दी बोलो, फास्ट, as possible. बोलिए, एनी प्रॉब्लम? नो? अरे कुछ तो यार लिखो। अब हम आते हैं एक दूसरे पार्ट पे। वेनसोंग का अकाउंट आपका हो गया। नाउ लेट्स सी द अनदर स्टोरी ऑफ दैट एरा। अब देखिए, वेनसोंग सेंट्रल एशिया टू इंडिया आया, उसी रास्ते से जैसे फायर आया था, सेम रूट से वापस गया। वो बोलता क्या? बुद्धिज्म नॉट पॉपुलर। सेम थिंग यू कैन रिपीट अगेन, बुद्धिज्म नॉट पॉपुलर बट इन ईस्टर्न इंडिया इट वाज पॉपुलर। वो इसने इस नालंदा में टाइम स्पेंड किया, कास्ट सिस्टम के एग्जिस्टेंस की बात करता है, बैड ट्रीटमेंट टू अनटचेबल्स की बात करता है। नॉट एवरीवन अनटचेबल्स खराब नहीं था, नॉट एवरीवन वेजिटेबल्स था, इनइक्वालिटी थी, ड्रेस ऑफ पीपुल था। अब इसको आप फाहियान के साथ कंपेयर करिए कि कैसे दोनों के अकाउंट फर्क है। अब आते हैं दक्कन की तरफ। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द साउथ इंडिया। नॉट विजिबल, क्या दिख नहीं रहा है? ठीक हुआ? इज बेटर? देखा? इट्स फाइन। अब आते हैं दक्कन पे, जो साउथ इंडिया। देखो, अब दक्कन पे दो महत्वपूर्ण एनिमी है, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव। जो दक्कन, तो एक सवाल क्या हो गया? क्रोनोलॉजी। सबसे पहले सातवाहन हुए, एक सवाल फिल्म ऑफ सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य,
राष्ट्रकूट एंड पल्लव। अब राष्ट्रकूट क्या थे? राष्ट्रकूट वे सबऑर्डिनेट टू चालुक्यास एंड पल्लव सतवाहन के अधिकारी हुआ करते थे। तो वन क्वेश्चन व्हाट यू गॉट? द क्रोनोलॉजी ऑफ द क्रोनोलॉजी। इस क्रोनोलॉजी में सातवाहन सबसे पहले। अब सवाल कैसे बनेगा? ए बी सी डी। अब क्रोनोलॉजी क्या होगा? ए बी सी डी, बी सी डी ए, डी ए बी सी, क्रोनोलॉजी बना देंगे। तो आपको याद क्या कर रहा है? सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट। अब राष्ट्रकूट कौन थे? राष्ट्रकूट क्या थे? राष्ट्रकूट हुआ करते थे चालुक्यास के सबऑर्डिनेट थे, चालुक्यास के सबऑर्डिनेट थे। पल्लव क्या थे? पल्लव सात ऑफिशियल्स थे सातवाहन के, सातवाहन के ऑफिशियल्स थे। क्लियर? अब हम समझ, यह जो पुलकेशन द्वितीय था, पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को हराया, पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को हराया। हर्ष, फिर पुलकेशन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को हराया और नरसिंह वर्मन ने पुलकेशन द्वितीय को हराया। नाउ सी वन मोर इंटरेस्टिंग पार्ट कि हर्ष, पुलकेशियन एंड पल्लव, हर्ष, पुलकेशियन एंड पल्लव। अगर आप इनको देखें तो हर्ष को पुलकेशियन द्वितीय ने हराया। उसके बाद जब अब ये हर्ष और पुलकेशियन का संघर्ष कहां हुआ था? बैंक ऑफ नर्मदा। हर्ष और पुलकेशियन का संघर्ष कहां हुआ था? बैंक ऑफ नर्मदा। नर्मदा के किनारे हर्ष और पुलकेशियन के बीच में संघर्ष हुआ था। उसके बाद जो चालुक्य थे, अब पुलकेशियन की किस वंश का था? चालुक्य वंश का था। अब चालुक्य वंश के दो एनिमीज थे। अब चालुक्य वंश के दो एनिमीज थे, कौन कौन थे? चालुक्य वंश के दो एनिमीज थे, कौन कौन एनिमीज थे? एक थे राष्ट्रकूट, एक थे पल्लव। तो देयर आर टू एनिमीज ऑफ द चालुक्य। राष्ट्रकूट थे, नॉर्थ। राष्ट्रकूट कहां थे? नॉर्थ में थे राष्ट्रकूट और साउथ में थे पल्लव। तो अगर नॉर्थ साउथ से देखें तो राष्ट्रकूट का नॉर्थ में जो एनिमी, सॉरी, चालुक्यों का जो नॉर्थ में एनिमी था और राष्ट्रकूट था, और साउथ में पल्लव हुआ करता था। अब चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी। अब नाउ सी द इंपॉर्टेंस ऑफ द वातापी, कि वातापी का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों वातापी महत्वपूर्ण है। तो नाउ सी द इंपॉर्टेंस ऑफ द वातापी, कि वाई द वातापी वाज द इंपॉर्टेंट। यह इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है? तो जो राष्ट्रकूट थे वह एक स्मॉल किंगडम था नॉर्थ दक्कन में, वहां से वह राज्य किया करते थे। पल्लव क्या थे? वो साउथ में, दक्षिण में वह प्रभावशाली थे। चालुक्यास दक्कन में थे। तो राष्ट्रकूट कहां हो गए? नॉर्थ में। राष्ट्रकूट कहां हो गए? नॉर्थ में। पल्लव कहां हो गए? साउथ में। फिर सवाल बन गया। और चालुक्य कहां हो गए? दक्कन में। एक सवाल फिर हो गया कि किसने कहां पर शासन किया? जो पुलकेशिन द्वितीय ने संघर्ष किया था पल्लव किंग महेंद्र वर्धन में और उसको डिफीट किया। तो पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया? महेंद्र वर्मन को डिफीट किया। बाद में नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय पर अटैक किया और उसकी जो राजधानी थी, राजधानी पर कब्जा कर लिया। तो एक और याद करिए, पुलकेशिन द्वितीय, महेंद्र वर्मन एंड नरसिंह वर्मन। अब जो चालुक्य, जो इनकी राजधानी थी वातापी, का मानदा वातापी, फिर एक कल्चर का सवाल आ गया कि वातापी का इंपॉर्टेंस किस तरह का था? ट्रेड कनेक्शन, पहला लिखिए ट्रेड कनेक्शन। जो वातापी का था वह एक ट्रेड कनेक्शन था। किससे था? ईरान, अरेबिया एंड रेड सी पोर्ट। ईरान, अरेबिया,
रेड सी पोर्ट। इससे वातापी का एक ट्रेड कनेक्शन था, और बहुत ही नेचुरल सी बात है कि जो एक ट्रेड कनेक्शन है, इससे क्या हो रहा था, इससे प्रॉस्पेरिटी आ रही थी। दे आर गेटिंग द प्रॉस्पेरिटी ड्यू टू दिस ट्रेड कनेक्शन। जो ट्रेड कनेक्शन हुआ उससे इनकी प्रॉस्पेरिटी आ रही थी। पुलकेशन द्वितीय ने एक अपना आदमी भेजा, उसने अपना एक एम्बेसी भेजा, पर्शियन किंग खुसरो टू। पर्शियन, अगला सवाल, किंग, ये सब कल्चर बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। खुसरो टू तो चालुक्य वंश का शासक पुलकेशन द्वितीय था। ही हैज सेंड वन एम्बेसी टू पर्शियन किंग खुसरो टू। 100 साल बाद जो जोरास्ट्रियन थे, वन आफ्टर 100 ईयर ऑफ दिस इवेंट, जो जोरास्ट्रियन थे वह ईरान को छोड़कर वह चले आते हैं दक्कन के कोस्ट पे, और ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पारसी। अब देखिए, इससे आप लिंक लगाने की कोशिश करिए कि पर्शियन किंग खुसरो टू के राज्य में पुलकेशन द्वितीय ने, चालुक्य ने अपने एक एम्बेसी को भेजा था। 100 साल बाद जब ईरान में दिक्कत आई तो उन्होंने ईरान को छोड़कर वो आके जो कोस्ट ऑफ दक्कन था वहां सेटल कर गए, और ये जोरास्ट्रियनिज्म कहलाए। एक रिलीजन था जो प्रीच करता था जोरास्टर। ये क्या था, यह जो एक धर्म था, यह अनसीन फोर्सेस ऑफ गॉड के बारे में बात करता था। तो द ग्रेट एकेडमी एम्परर ऑफ द ईरान वाज जोरास्ट्रियंस, और जोरास्टर टॉट क्या करते थे, अनसीन फोर्सेस ऑफ गुड एंड इविल आर कॉन्स्टेंटली, ये टीच क्या करते थे, अनसीन फोर्सेस ऑफ गुड and evil constantly fighting। एक अदृश्यमान संघर्ष अच्छाई और बुराई के बीच लगातार चल रहा है। यह इनकी एक सोच थी, और क्या बोलते थे, फाइनली गुड विल बी विक्टोरियस, अंत में अच्छाई की जीत होगी। फाइनली गुड विल बी विक्टोरियस, बाद अंत में अच्छाई की ही जीत होगी। और इनकी जो सेक्रेट बुक थी, जिंद अवेस्ता, द सेक्रेट बुक ऑफ द जोरास्ट्रियन was the जिंद अवेस्ता। और इन जोरास्ट्रियन का एक ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस था, और मेनी ऑफ द रिलीजियस आइडियाज, जो वेस्टर्न एशिया की रिलीजियस आइडियाज था, उन पे इनका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था। और यह एक डोमिनेंट रिलीजन था इन ईरान। ईरान में इस्लाम के आने के पहले, इन ईरान जब तक इस्लाम नहीं आया था, तब तक इनका एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस हुआ करता था। चालुक्य आर्ट एंड ट्रेड, जो चालुक्य वंश के शासक थे, किंग थे, वह आर्ट के पैट्रोनिस्ट थे। उन्होंने बहुत सम दान में दिया बिल्डिंग और केव बनाने के लिए। कहां पे, डक्कन हिल्स में। और जो मच ऑफ द स्कल्पचर फाउंड एलोरा, जो एलोरा में हमको बहुत सा स्कल्पचर प्राप्त होता है, वी आर गेटिंग लॉट स्कल्पचर। उसमें किसका इसका योगदान है, उसमें दो वंश का योगदान दिखाई देता है, चालुक्य एंड राष्ट्रकूट। एक और सवाल बन गया, चालुक्य एंड राष्ट्रकूट दो शासकों के संरक्षण के कारण एलोरा में हमको काफी अच्छा स्थापत्य प्राप्त होता है। पल्लव को अगर बात करें तो जो पल्लव थे, इन्होंने अपना लाइफ स्टार्ट किया सतवाहन किंग के अंदर में। ये कांचीपुरम के पास हुआ करते थे, और वहां से उनकी लाइफ स्टार्ट हुई। अब पल्लव में महेंद्र वर्मन, जो पल्लव किंग था, उसने उस समय रूल किया हर्ष और पृथ्वी। अब देखिए, एक सवाल फिर हो गया,
यह तीनों समकालीन थे। बना लो सवाल। हर्ष, महेंद्र वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, ये तीनों समकालीन थे। और जो महेंद्र वर्मन था वह पोएट था और म्यूजिशियन था। महेंद्र वर्मन ये क्या था? वॉरियर था, पोएट था और म्यूजिशियन था। महेंद्र वर्मन वॉरियर था, पोएट था और म्यूजिशियन था। तो महेंद्र वर्मन जो पल्लव किंग था वो उस समय रूल करता था जब हर्ष थे, पुलकेशिन थे। वह उस समय का जो दौर था, जो ये समय था, बहुत से राजाओं के पास यह क्वालिटी या क्वालिफिकेशन हुआ करती थी। तो इन लोगों यह भी वॉरियर था, पोएट था और म्यूजिशियन था। वह अपने जीवन के आरंभ में जैन था, ही वॉज द जैन। लेकिन ड्यू टू अपार यह शैव हो गया। इस सारे सवाल प्रीलिम्स में आए हुए हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जितने सवाल मैं लिख रहा हूं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अपीयर्ड इन द प्रीलिम्स समवेयर इन द आईएएस और पीसीएस। तो जो ये अपना एक शासक था, महेंद्र वर्मन था, जो एक शुरू में जैन था लेकिन बाद में वह शैविज्म में कन्वर्ट हो गया अप्पार के द्वारा। अप्पार कौन थे? अप्पार एक तमिल संत थे। अप्पार वॉज ए तमिल सेंट। अपार कौन थे? अपार वॉज ए तमिल सेंट। तो जो तमिल सेंट थे, अगर हम तमिल सेंट को देखने की कोशिश करें तो जो तमिल सेंट का समय था, जो तमिल सेंट थे, ये अलवार एंड नैनार, एक ग्रुप ऑफ पीपुल थे साउथ इंडिया में उस समय जो बिलीव करते थे रिलीजन कंसिस्ट ऑफ पर्सनल डिवोशन टू द गॉड। पर्सनल डिवोशन, personal devotion to the God. There were the group of the people who believed that. In the South India at that time, there's a group of people who believed that. What is religion? अब इससे सवाल, what is religion? जो तमिल सेंट थे, ये भी सवाल होगा प्रीलिम्स का। According, what is the religion? Religion is the personal devotion to a God. God कौन से थे वो? विष्णु और शिव। विष्णु और शिव थे। तो एक ईश्वर में व्यक्तिगत आस्था, ईश्वर में हिंदी में लिख देते हैं, ईश्वर में एक व्यक्तिगत श्रद्धा, एक व्यक्तिगत श्रद्धा या आस्था, यह क्या था? यह धर्म था। तो व्हाट वाज रिलीजन? ए पर्सनल डिवोशन टू द गॉड। कौन से गॉड है? विष्णु और शिवा, यह दो गॉड हुआ करते थे। यह क्या था? इट इज ए भक्ति। इसको हम भक्ति कहते हैं, यह भक्ति है। तो अगर रिलीजन, भक्ति और डिफिनीशन तीनों एक साथ आपके सम्मुख दिखाए पड़ रहे हैं। अब यह जो इस तरह के संत हुआ करते थे, ये विभिन्न जातियों से आते थे और यह ट्रेवल करते थे फ्रॉम टू प्लेस टू प्लेस। क्या करते थे? यह विष्णु और शिव की प्रेस करते थे। हाइमेंस, they were reciting the hymns, they were praising the Lord Vishnu, they are singing hymns in the praise of either Vishnu और शिव। जो अलवार थे और नैनार थे, यह दोनों दो अलग अलग देवताओं की को डिवोटेड थे। अलवार किसके थे? ये विष्णु के थे। और नैनार किसके थे? ये शिव के थे। So Alwar was the Vishnu and Nainar was the Shiv. These are the two gods to whom they were praising or praying. और ये इकट्ठा होते थे कांचीपुरम में, और जहां फेस्टिवल में वो हाइमन्स, अभी इन्हीं हाइमन्स को तमिल में लिखा गया, जो
लैंग्वेज थी वहां के लोगों की, और उस समय जो वैदिक रिलीजियस टेक्स्ट थे वो संस्कृत में थे। जो कांचीपुरम थे, अब पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। जो पल्लवों की राजधानी थी वह कांचीपुरम थी, और कांचीपुरम उस समय वह सेंटर था तमिल और संस्कृत स्टडीज का। और दांडिन ने इस समय संस्कृत में लिखा। दांडिन रोट एट दैट टाइम इन द संस्कृत। अब जो पल्लवों का आर्किटेक्चर था, इफ यू सी द पल्लव आर्किटेक्चर, जो पल्लव का स्थापत्य था, आर्किटेक्चर था, इसमें क्या थे? वह लार्ज रॉक्स को कट करते थे। लार्ज रॉक्स को बड़ी बड़ी, हम जब पल्लव के आर्किटेक्चर को हम पढ़ाएंगे जब एडवांस स्टडी में, तो हम उसको और डिटेल करेंगे। तो लार्ज रॉक्स करते थे। महाबलीपुरम रथ टेम्पल, रथ टेम्पल महाबलीपुरम, महाबलीपुरम का रथ टेम्पल था। किसके समय का है? ये पल्लवों के टाइम का है। उसके अलावा अदर्स वेयर द बिल्ड ऑफ स्टोन ब्लॉक्स। कांचीपुरम, कांचीपुरम में स्टोन ब्लॉक्स, कांचीपुरम में स्टोन ब्लॉक्स के थे। कांचीपुरम में जो उन्होंने बनाए वह स्टोन ब्लॉक्स बनाए गए। अब यह जो मंदिर बनाते थे, क्या करते थे? इमेज को एक रूम में रखते थे। वो कहां होती थी? एट एंड ऑफ द टेम्पल, और उसके ऊपर टावर बनाते थे। अब ये जो मंदिर बनाते थे, इमेज ईश्वर की कहां रखते थे? एंड ऑफ द टेम्पल। उसमें एक रूम होता था और उसके ऊपर टावर बनाते थे। तो इनका जो मंदिर का स्थापत्य था, कि जो मंदिर बनाते थे उसमें जो एक रूम हुआ करता था, उस रूम में, एंड ऑफ रूम में ईश्वर की इमेज रखते थे, उसके ऊपर टॉल टावर बनाते थे। और समय बीतने के साथ ये टावर क्या है? और टॉलर होने लगे। जैसे जैसे समय बीता, बाद की शताब्दियों में इनके जो टावर्स थे और बड़े होने लगे। और जो टेम्पल था, जो टेम्पल था वह एक जीवन ऐसा हो गया। इट्स बिकेम ए लाइफ। यह एक मंदिर मात्र नहीं रह गया। यहां पर लोग इकट्ठा होते थे गांव से, यहां पर लोग आके बैठते थे, अपने मैटर्स को डिस्कस करते थे, जिसमें टैक्सेस और वाटर्स की बात करते थे। तो यह एक डिस्कशन प्लेस भी था। इट वॉज अ डिस्कशन प्लेस, जहां पे लोग आके अपनी बातों को डिस्कस करते थे। टैक्सेशन क्या है, वाटर क्या है। यहां पर चिल्ड्रन की स्टडी होती थी, चिल्ड्रन पढ़ते थे यहाँ पे, स्टडी। तो बच्चों को यहाँ पर जो अध्ययन के लिए आते थे, उनको पढ़ाया भी यहाँ पे जाया करता था। और जो इसका कोर्ट यार्ड था, इस मंदिर का जो कोर्ट यार्ड था, वह स्कूल की तरह इस्तेमाल होता था। मंदिर का जो कोर्ट यार्ड था, तो कोर्ट यार्ड ऑफ द टेम्पल यूज्ड एज द स्कूल। तो आप कैसे, जो टेम्पल था वह सोशल एंड पॉलिटिकल सेंटर था। नाउ कम ऑन द language used by the exam of the UPSC: social, economical, social political center। तो टेम्पल सिर्फ एक धर्म का ही केंद्र नहीं था, यह सोशल एंड पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता है। साथ साथ जो टेम्पल थे ये रिच हुआ करते थे। तो टेम्पल क्या हुआ करते थे? ये टेम्पल रिच हुआ करते थे। इनके पास लैंड होती थी, रेवेन्यू प्राप्त करते थे। जो ये पैसा इकट्ठा करते थे वह ट्रेड को फाइनेंस करते थे, ट्रेड को फाइनेंस करते थे। तो आप एक और जोड़िए, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। तो मंदिर क्या करते थे? ट्रेड को फाइनेंस करते थे। इसको जरूर याद रखिएगा, ये सवाल अक्सर पूछते हैं। ये ट्रेड को फाइनेंस करते थे। और जो प्रीस्ट होता था टेम्पल का, हैड टू हैव मैनेजमेंट कमिटी। जो एक इसका एक प्रीस्ट होती थी, यहाँ का प्रीस्ट होते थे, एक यहां पर मैनेजमेंट कमेटी होती थी। इस टेम्पल की एक मैनेजमेंट कमेटी होती थी। वह मैनेजमेंट कमेटी क्या करती थी? लुक आफ्टर इट्स वर्ल्डली इंटरेस्ट। जो वर्ल्डली इंटरेस्ट थे
इस शब्द को याद रखिएगा, ये शब्द यही लिख देंगे आपके एग्जाम में कि जो टेम्पल की एक मैनेजमेंट कमेटी हुआ करती थी, वह क्या करती थी? लुक आफ्टर इट्स वर्ल्डली इंटरेस्ट। यह आपका हो गया द टाइम बिटवीन 200 छोटे साम्राज्यों का उदय। नाउ कम ऑन द इंडिया एंड द वर्ल्ड। जो 7वीं सेंचुरी थी, इसमें भारत का क्या हुआ? साउथ ईस्ट एशिया से भारत का कांटेक्ट हुआ और यह कांटेक्ट लगातार बढ़ता गया। जो इंडियन मर्चेंट्स थे, यह लगातार अपने जो इंडियन मर्चेंट्स थे वह अपने स्पाइसेस को और अपने अपने ट्रेडिंग आइटम्स को लेके समुद्र से आते थे। उससे क्या होता था? वो एक्सचेंज करते थे गुड्स फॉर स्पाइसेस। जो गुड्स फॉर स्पाइसेस ये एक्सचेंज किया करते थे, इंडियन मर्चेंट्स ये बिलीव करते थे कि दे वुड मेक द ट्रेड मोर इफिशिएंटली इफ दे लिव्ड इन साउथ ईस्ट एशिया। अब एक सवाल ये आ गया, व्हाई ट्रेडर्स सेटल्ड इन साउथ ईस्ट एशिया? इसका आंसर है व्हाई ट्रेडर्स। ये क्वेश्चन हो गया प्रीलिम्स का, क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स, कि जब ये ट्रेड कर रहे थे ये लोग, तो ये साउथ ईस्ट एशिया में जाके सेटल क्यों करते थे? उसका रीजन क्या था? उनका बिलीव था ट्रेड विल बी मोर एफिशिएंट, ट्रेड विल बी मोर एफिशिएंट इफ दे सेटल देयर। अगर वहां जाके वो सेटल कर जाएंगे तो ट्रेड ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। तो फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रेड, इंडियन ट्रेडर्स स्टार्टेड सेटलिंग इन साउथ ईस्ट एशिया। और इनके सेटल करने से, जब वो सेटल करने लगे और वो साउथ ईस्ट एशिया के पोर्ट टाउन में बसने लगे, तो वहां की औरतों से इनका विवाह होने लगा। दे स्टार्टेड मैरिंग देयर। जब वहां उन्होंने शादी करनी शुरू की तो क्या हो गया? मिक्सिंग ऑफ कल्चर स्टार्ट हो गया। देयर वाज मिक्सिंग ऑफ कल्चर देयर, और इस मिक्सिंग ऑफ कल्चर से कई लीजेंड तैयार हुए। जैसे कंबोडिया में लोग सेटल कर गए, वहां की प्रिंसेस उन्होंने उन्होंने विवाह किया और लैंड को प्राप्त किया, और इंडियन कस्टम्स वहां पर व्यापक रूप से फैलने लगा। तो इंडियन कल्चर्स बहुत पॉपुलर हुआ टाउन्स में और कोर्ट सर्कल्स में। अब जो इंडियन कल्चर्स कहां पर पॉपुलर हुआ? टाउन्स में, एक और सवाल, और कोर्ट्स में। टाउन्स में और कोर्ट्स में जो इंडियन कल्चर है बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा। इन विलेज में, लेकिन देखिए, टाउन्स में, कोर्ट में, विलेज में पॉपुलर नहीं हुआ। लिखिए उसको आप काने में, विलेज नहीं। जब भारतीय वहां गए, चूंकि व्यापार के लिए गए, तो वह टाउन्स में, पोर्ट सिटीज में रहते थे, तो उसके कारण जो प्रभाव था, द इफेक्ट वाज इन द टाउन्स एंड द कोर्ट। द विलेजेस वर एज यूज्ड टू बी देयर। इंडियन मर्चेंट्स कहां कहां से आए? अगला सवाल फिफ्थ का, इंडियन मर्चेंट कहां कहां से आए? सौराष्ट्र, जैन। जो इंडियन मर्चेंट गए, जो सौराष्ट्र से गए वो जैन थे, जो साउथ इंडिया से गए वो वैष्णव और शैव थे, जो बंगाल और उड़ीसा से गए वो बुद्धिस्ट थे। ये बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन, कि जो इंडियन भारत से साउथ ईस्ट एशिया में गए वो कौन कौन थे? द traders who has gone from the Saurashtra were Jain, gone for South India Vaishnav and Shaivs, gone for Bengal and Orissa were the Buddhist। ये 3 महत्वपूर्ण लोग हैं। अब जो अर्लीस्ट कांटेक्ट था, किससे किससे था अर्लीस्ट कांटेक्ट? इसको मैंने पहले भी बताया था, मैंने कहा कल या परसों बताया था। जो इनका अर्लीस्ट कांटेक्ट था वो कहां कहां से था? म्यांमार, मलाया, कंबोडिया, जावा। म्यांमार, मलाया,
कंबोडिया एंड जावा, इनके सबसे सबसे अर्लीस्ट कॉन्टेक्ट यहां हुआ। अब इन कॉन्टेक्ट्स क्या हुआ, जो इंडियन टेम्पल्स की तरह इनका फर्क क्या पड़ा। जैसे इंडियन टेम्पल्स थे, इंडियन टेम्पल्स की तरह, इंडियन टेम्पल्स की तरह वास्ट, भव्य, दिव्य, क्या, विराट, विशाल, कोई भी शब्द आप लिख दो, ह्यूज, ग्रैंड्योर, कोई भी शब्द आप करो, इस तरह के टेम्पल वहां पे बनने शुरू हो गए। अंकोर वाट इन कंबोडिया, उसमें महत्वपूर्ण क्या थे, अंकोर वाट इन कंबोडिया, अंगोर वाट इन कंबोडिया। अब उड़िया का मंदिर तो आपको साफ लगेगा कि भारतीय मंदिरों की साफ साफ पहचान है, और इंडियन कस्टम्स बहुत वहां पे प्रैक्टिस किए हैं। जो प्रीस्ट एंड रॉयल फैमिलीज थी, उन्होंने संस्कृत सीखा और वो केम टू नो द स्टोरी एपिक्स एंड पुराण, जो एपिक्स और पुराण की स्टोरी थी वह भी उनको पता लगी, उसके बारे में भी उनको एहसास होने लगा। अब इसका फर्क क्या आ गया, इसका फर्क है न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर डेवलप हुई, एक न्यू टाइप ऑफ द लिटरेचर डेवलप हुई, एक नई तरह की लिटरेचर का विकास होने लगा। उसमें क्या था, इंडियन स्टोरीज मिक्स्ड विद लोकल लेजेंड। यह क्या था, इंडियन स्टोरीज मिक्स्ड विद लोकल। जो भारतीय कहानियां थी वह जो लोकल लीजेंड थे उनसे मिक्स हो गई, तो इंडियन स्टोरीज मिक्स्ड विद द लोकल लीजेंड। जो रामायण था वह रिसाइड जावा में बहुत ही अच्छी तरह से आता है। इन दो ट्रेडिशंस को मिक्स करके, इसको मिक्स करके जावा में रामायण को रिसाइट किया था। बहुत अच्छा, ये आपके कल्चर का सवाल है कि जो इंडियन स्टोरीज विद लोकल लेजेंड के साथ जो एक वहां पर जावा में रामायण का रिसाइटल होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग मामलों में किया जाता है। अब लेटर सेंचुरीज में हिंदुइज्म डिक्लाइन किया, बुद्धिज्म पॉपुलर किया। जब जब बाद की शताब्दियों में हिंदुइज्म का डिक्लाइन हो रहा था और बुद्धिज्म पॉपुलर हो रहा था, कंबोडिया में बुद्धिस्ट टेंपल बना। कंबोडिया बुद्धिस्ट टेंपल, कंबोडिया में बुद्धिस्ट टेंपल बनाया गया। बायवॉन वॉज बुल्ड क्लोज, जो कहां पे है, अंगोर वाट के पास है, इन जावा बोरोबुदूर, जावा बोरोबुदूर, जावा बोरोबुदूर। जावा में जो बोरोबुदूर है, बोरोबुदूर जावा में जो मोस्ट इंप्रेसिव बुद्धिस्ट टेंपल के रिमेन्स आज तक हैं। थाईलैंड और बर्मा, थाईलैंड बर्मा, ये भी बुद्धिस्ट को इसने एक्सेप्ट किया। तो बुद्धिज्म जो है भारत से बाहर वहां पर प्रभाव होना शुरू हो गया। अब इस समय की जो परिस्थितियां थी, जो व्यापार चल रहा था, उस व्यापार से हुआ क्या, ट्रेडर्स और जो मिशनरीज थी वह अदर पार्ट ऑफ एरियाज में ट्रेवल कर रही थी, और इंडियन कम्युनिकेशन चाइना के साथ, इंडियन कम्युनिकेशन जो था चाइना के साथ वह लगातार बढ़ता जा रहा था। और जो बुद्धिज्म है, जो बुद्धिज्म है वह चाइना में और सेंट्रल एशिया में, चाइना एंड सेंट्रल एशिया, चाइना और सेंट्रल एशिया में बुद्धिज्म विस्तारित होने लगा और अपना प्रभाव दिखाने लग गया। एक जो ट्रेड रूट था, एक बड़ा सवाल आता है, सिल्क रूट है क्या। एक ट्रेड रूट था चाइना एंड वेस्टर्न एशिया, एक ट्रेड रूट था चाइना वेस्टर्न एशिया, एक ट्रेड रूट था जो चाइना और वेस्टर्न एशिया पे था, जो 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 सेंट्रल एशिया से होके जाता था।
चाइना और वेस्टर्न एशिया के बीच एक रूट था जो सेंट्रल एशिया से हो जाता था। इसको हम कहते थे ओल्ड सिल्क रूट। सवाल क्या हो गया? व्हाट इज ओल्ड सिल्क रूट? इसको हम कहते थे ओल्ड सिल्क रूट। यह ओल्ड सिल्क रूट हुआ करता था। हम इसको ओल्ड सिल्क रूट क्यों कहते हैं? चाइनीज सिल्क वॉज द मेन आर्ट। क्यों? चाइनीज सिल्क यहां से, हम इसको क्यों कहते हैं चाइनीज सिल्क? यहां से मेन ट्रेडिंग आइटम था। अब इसको देखिए, इससे सवाल बनाइए। 4 सवाल, 3 सवाल बन सकते हैं कि जो हमारा ओल्ड सिल्क, पहला सवाल यह क्या था? दूसरा, ओल्ड सिल्क रूट क्या था? तीसरा, इसको हम सिल्क रूट क्यों बोलते हैं? 3 इंपॉर्टेंट पार्ट। पहला, जो चाइना और वेस्टर्न एशिया के बीच जो एक रास्ता था विच इज गोइंग वाया सेंट्रल एशिया, इट इज कॉल्ड ओल्ड सिल्क रूट। इसी को उल्टा कर दीजिए। व्हाट इज द रूट ऑफ द सिल्क रूट? व्हाट आंसर? चाइना टू वेस्टर्न एशिया वाया सेंट्रल एशिया। इसी को आप अल्टर कर दीजिए, सवाल गलत हो गया। चाइना सेंट्रल एशिया वाया वेस्टर्न एशिया। एक ऑप्शन आप ए ये कर दीजिए, बी ऑप्शन ये कर दीजिए। ये सही ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन है। अगर आपको नहीं याद आएगा तो आप गलत ऑप्शन में टिक लगा देंगे। दूसरा ऑप्शन, हम इसको सिल्क रूट क्यों कहते हैं? जो चाइनीज सिल्क था वह मेन आर्टिकल था ट्रेड करने के लिए। अब इस समय इस्लाम का उदय होता है, प्रॉफिट मोहम्मद आते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म कहां होता है? अरेबिया में होता है। अरेबिया। ये छोटे छोटे फैक्ट है इस्लाम के बारे में। तो प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म होता है अरेबिया में, और प्रॉफिट मोहम्मद चेंज करना चाहते थे। जो प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म था उसने हिस्ट्री ऑफ अरेबिया का नहीं, उसने एशिया और अफ्रीका के इतिहास को चेंज किया। अरेबिया उस समय सेंटर ऑफ ट्रेड हुआ करता था। उस समय अरेबिया क्या था? वह सेंटर ऑफ ट्रेड हुआ करता था। एट दैट टाइम अरेबिया वॉज द सेंटर ऑफ ट्रेड। वहां से व्यापार हुआ करता था, और यहां पर जो व्यापार था, जो गुड्स थे, वह लैंड रूट एंड सी रूट। यहां पर जो गुड्स थे वह लैंड रूट, सी रूट दोनों से आते थे। तो अरेबिया में जो सामान आते थे वह लैंड रूट और सी रूट दोनों से आया करते थे। और यहां 2 इंपॉर्टेंट सिटी विकसित हुई, मक्का मदीना। 2 इंपॉर्टेंट सिटीज डेवलप्ड हियर, मक्का एंड मदीना। मक्का और मदीना 2 महत्वपूर्ण शहर यहां पर विकसित हुए, जहां पर वेल्दी मर्चेंट, जिनके पास बड़े कैमल होते थे, ऊंट होते थे, कारवां होता था, बट द वेल्थ वॉज, लेकिन इस अरेबिया में वेल्थ इन्हीं 2 शहरों में ही लिमिटेड रही। वेल्थ का विस्तार नहीं हुआ, वेल्थ हर जगह नहीं गया। जो कैमल कारमास थे वो यूज करते थे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब जो अरब्स थे, वह जो अरब उस समय थे, अरब्स क्या थे? वह ट्राइब्स में डिवाइडेड थे और आपस में लड़ते थे। वह ट्राइब्स में डिवाइडेड थे और वह आपस में लड़ा करते थे। तो अरब्स एक नंबर ऑफ ट्राइब्स में डिवाइडेड थे, आपस में लड़ते थे। उस समय जो मोहम्मद साहब के प्रॉफिट थे, वह उस विश्वास में, जो मेनी गॉड्स को प्रीच करने की फिलॉसफी थी, मेनी गॉड्स प्रीचिंग फिलॉसफी, जो दर्शन था, जो विचारधारा थी कि दे वर प्रीचिंग टू द मेनी गॉड्स, उसमें वह विश्वास नहीं करते थे। वह बिलीव करते थे देयर इज ओनली वन गॉड, जैसा जूइश और क्रिश्चियन बिलीव करते थे। और वह चाहते थे, वो कहते जो स्टोन की वर्शिप है वह ठीक नहीं है, और उन्होंने इस गॉड को अल्लाह कहा। उन्होंने इस गॉड को अल्लाह कहा कि जो एक गॉड है वह अल्लाह है। और जिन्होंने इस विचारधारा को स्वीकार किया, उनको वो मुस्लिम कहलाए, धर्म इस्लाम कहलाया, और उनका धर्म ग्रंथ कुरान कहलाया। और गॉड ऑलवेज सेंड प्रॉफिट टू द पीपल। गॉड जो है प्रॉफिट अब लोगों के पास भेजता है।
जो और ओल्डर प्रॉफिट थे, जूइस, अब्राहम, मोसेस, क्रिस्ट, और वो रिकॉग्नाइज कर गए एज सच बाय द मोहम्मद, जैसे मोहम्मद ने किया। सम ऑफ द ओल्डर प्रॉफिट्स कौन थे? जूइश प्रॉफिट्स थे, अब्राहम थे, मोसेस थे, जीसस थे, क्राइस्ट वे रिकॉग्नाइज एज सच बाय द मोहम्मद। मोहम्मद ने ओल्डर प्रॉफिट को, जो मोहम्मद साहब थे, इन्होंने ओल्डर प्रॉफिट्स को रिकॉग्नाइज किया। जो ओल्डर प्रॉफिट्स थे उनको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, जिसमें अब्राहम थे, मोसेस थे, जूएस थे, क्राइस्ट थे, और नमाज की परंपरा शुरू की। तो 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए ईश्वर की आराधना में, ईश्वर को याद करने के लिए। बाद में उन्होंने अपने परिवार को कन्वर्ट किया और एक बड़ा धर्म के रूप में भारत इस्लाम विकसित हुआ। और 712 एडी में, 1712 एडी में अरबों की सिंध पर विजय, अरबों की सिंध पर विजय, द विक्ट्री ऑफ अरब्स ऑन द सिंध in 1712 AD. Arab conquered Sindh and they have threatened the Western India, but were held by the local rulers of the Rajasthan. लेकिन जो उनकी पॉलिटिक्स थी वह सिंध तक कंट्रोल रही। इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म के रूप में भारत में प्रवेश करने लगा। तो एक तरफ से भारत एक्सपोर्ट कर रहा था अपना कल्चर, और दूसरी तरफ से एक नया कल्चर, नया संस्कृति भारत में अंदर आ रही थी। तो एट वन साइड द एक्सपोर्ट ऑफ कल्चर एंड अदर साइड देयर इज इंपोर्ट ऑफ द न्यू कल्चर। और कई ऐसे चेंजेस सोसाइटी में होने लग गए जिसके बाद मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। नाउ योर एंशिएंट इंडिया हैज बीन फिनिश्ड। यू सी सम ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन सी, कि क्या क्या सवाल आप देख सकते हो। लेट मी सी। मेरे ख्याल से ये सवाल अगर आप देखें तो इन सवालों को अगर आपने जवाब दे दिया तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। रीजन फॉर फॉल ऑफ गुप्ता पीरियड, पहला सवाल। दूसरा, कोर्ट पोएट ऑफ हर्ष, वाई हर्ष मूव्ड हिज कैपिटल, वाई। अकाउंट ऑफ व्हेल सॉन्ग एंड कमिंग द फायन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चालुक्य पल्लव संघर्ष, स्टोरी ऑफ डेक्कन, इंपॉर्टेंस ऑफ वातापी, जोरोस्ट्रियनिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ पल्लव, तमिल सेंट, ट्रेड कॉन्टैक्ट लीडिंग टू द कल्चरल एसिमिलेशन, व्यापार जिसने सांस्कृतिक सम्मिश्रण को बढ़ावा दिया। इन साउथ ईस्ट एशिया वेयर कल्चर मोर पॉपुलर, साउथ ईस्ट एशिया में संस्कृति भारत की कहां ज्यादा पॉपुलर होती है। रीजनल कस्टम्स डिटेल, जो क्षेत्रीय परंपराओं का डिटेल्स क्या है। वेयर अर्लियर कॉन्टेस्ट, हमने अर्लियर कॉन्टेस्ट क्या थे, न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर क्या है, मॉन्यूमेंट्स इन साउथ ईस्ट एशिया क्या है। ये आपके कुछ सवाल हैं। अगर आप देखें तो बुद्धिज्म इन न्यू फोर्स आता है, इस्लाम आता है, ट्रेड रूम और रूट ऑफ द चाइनीज ट्रेवलर। मेरे ख्याल से इतना बहुत है आज के लिए। आपकी एंशिएंट इंडिया क्लास 6 एनसीईआरटी हो गई है। नाउ वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द मिडिवल इंडिया। कोई सवाल आप लोग टाइप पे, मैं आंसर करता हूं। कोई सवाल है किसी का? आप हाथ ऊपर करो अगर किसी को पूछना है। आई विल मेक यू टू स्पीक और टू टाइप इट। हाँ बोलो, क्या सवाल है? अनु यादव।
इंडिविजुअली कर सकता हूँ। हाँ बोले, स्पीक बोल सकते हैं। हाँ स्पीक, चेहरा नहीं आएगा, आवाज आ जाएगी। बोलिए। प्लीज री अंडरस्टैंड। यार अभी बताया तो उसी को फिर से रिपीट कराओगे आप? प्लीज री अंडरस्टैंड द मॉन्यूमेंट इन साउथ ईस्ट एशिया। क्या है ये? या फिर से करो, क्या साउथ ईस्ट एशिया के मॉन्यूमेंट्स फिर बताए जाए? आप सुन नहीं पाए थे उस समय? साउथ ईस्ट एशिया के जो मॉन्यूमेंट्स है उसमें क्या खास बात है मेरे को आप? अंगकोर वॉट? याद आया? नहीं याद आया? कंबोडिया बुद्धिस्ट टेम्पल। कंबोडिया में जो बुद्धिस्ट टेम्पल थे, बेयॉन, जो बेयॉन को बनाया गया, बेवान को बनाया गया अंकोर वाट के पास में। अंकोर वाट के पास में बेयॉन बनाया गया। तो अंकोर वाट का जो एक मंदिर बनाया गया वह कंबोडिया में है, जिसमें कई भारतीय संस्कृतियों को प्रैक्टिस किया जाता है। जो प्रीस्ट है, रॉयल फैमिलीज हैं, उन्होंने संस्कृत को सीखा और बहुत सी जो स्टोरीज हैं एपिक्स और पुराण की, वह उनको पता लगा। बाद की शताब्दियों में जब हिंदुज्म डिक्लाइन किया, बुद्धिज्म पॉपुलर हुआ, तो इन कंबोडिया द मैग्निफिसेंट जो बुद्धिस्ट टेम्पल है ऑफ द बेवान, मैग्निफिसेंट बुद्धिस्ट, ये कंबोडिया में है। मैग्निफिसेंट बुद्धिस्ट टेम्पल बेयॉन, जो अंकोर वाट के पास है। इसका जो रिमेन्स अवशेष है बहुत इंप्रेसिव है। थाईलैंड और बर्मा में भी बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। यही है, और कुछ था नहीं। और कुछ? किसका सवाल है? कन्नौज इंपॉर्टेंट रोल? यार सवाल वो कोई, इसका कोई सेंस हो, बता इसका क्या सेंस है? आज 21वीं शताब्दी आ गई, बड़े शहर बन गए, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। जो पोर्ट टाउन है या जहां यातायात का विस्तार है, जहां फैक्ट्रियां लगी, जहां व्यापार वाणिज्य हुआ। आप लोग सवाल पूछिए लेक्चर से, हाउ ट्रेड रिलेशंस है डेवलप्ड इन इंडियंस एंड अदर कंट्रीज। इसका क्या? आप लोग जरा सवाल वो पूछिए जिसका लेक्चर से रिलेशन हो। ट्रेड रिलेशन इंडिया से अदर कंट्रीज से जो डेवलप हुए, आपको आपको मैंने भी समझाया किस तरह से हुए हैं। आप लोग लेक्चर को समझने की कोशिश करिए ना। दिक्कत क्या है, आप लोग लेक्चर पे ध्यान नहीं देते हो। आप लोग लेक्चर से सवाल करो। जो ट्रेड, फाहियान क्या करा, क्या इससे आप, क्या फाहियान के अकाउंट से आप सब कुछ, आप सब सब डिसाइड कर लोगे? क्या फाहियान का अकाउंट एक अकेला कहते हैं सोर्स है हिस्ट्री का? जब फाहियान का अकाउंट अकेला सोर्स हिस्ट्री नहीं है तो आप कैसे कंक्लूड कर सकते हो? मैं आपको बार बार राय दे रहा हूं हर लेक्चर पे कि आप लोग लेक्चर पे कंसंट्रेट करो।
आप लोग को कक्षा कक्षा 6 में जितनी इंफॉर्मेशन है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को भी नहीं पता थी पूरी तरह से। हमने भी इसको सीखा। मैं जब से वेंचर चला रहा हूं तब से कह रहा हूं कि क्लास 6 से 12 तक के एनसीईआरटी पढ़िए। जो लोग सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स फेल किए इसलिए किए हैं, उन लोगों ने इस बात को नहीं सुना। मैं आपसे फिर अपील कर रहा हूं, आप लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स में वही पढ़ने की कोशिश करिए, वही समझने की कोशिश करिए। अगर आप वो नहीं समझेंगे, एग्जाम में नहीं होगा। अगर एग्जाम पास करना है तो ये करना पड़ेगा। जो लोग मेरे पास अप्रैल 2019 में आए थे, मैंने पहले ही लेक्चर में चीज कही थी, उसमें से मेजॉरिटी प्री फेल कर गए। क्यों फेल कर गए? उन्होंने इसको सुना ही नहीं, इस बात को। RY ओल्ड एनसीईआरटी 6 to 12, ये जब से फाउंडेशन कोर्स शुरू हुआ है तब से कम से कम 50 बार बताया गया है। 50 बार बताया गया है कम से कम। वही देखिए, फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट क्यों किया गया? कि सब कुछ कहने के बावजूद आप लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किताब पढ़ी जानी चाहिए। आप लोग पढ़ते क्या थे? ऋतिक, इसका रिकॉर्डिंग बंद कर दो, या आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी। यू स्टॉप रिकॉर्डिंग, देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड दिस। ऋतिक, यू स्टॉप रिकॉर्डिंग। हो गया सर, हो गया।